अब तक आपने जान लिया कि कैसे चीन गैर मुल्की ताकतों के हमले का निशाना बन रहा था। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे ममालिक ने किस तरह चीन के मुख्तलिफ इलाकों पर अपनी इजारादारी कायम कर ली थी। चीन को हर जंग में शिकस्त हो रही थी। मिशनरी चीन की सकाफत को तबाह कर रहे थे और चीन बेबस था। लेकिन यह अंधेर नगरी ज्यादा देर तक न चल सकी। चीनी अवाम ने अपनी हुकूमत और गैर मुल्कियों से टक्कर ले ली। इस सब की शुरुआत हुई बॉक्सर्स इनकलाब से। ये बॉक्सर्स इनकलाब क्या था, इसका खात्मा कैसे हुआ और कैसे चीनी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं देखो सुनो जानो की ब्रांड न्यू सीरीज हिस्ट्री ऑफ चाइना, इफ्यून से सीपैक तक। और हां, देखो सुनो जानो को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए। 1898 में चीनी कौम बॉक्सर्स इनकलाब के बैनर तले गैर मुल्कियों के खिलाफ उठ खड़ी हुई थी। इस इनकलाब को बॉक्सर्स का नाम दिए जाने के पीछे भी एक दिलचस्प तस्वुर था। कहा जाता है कि इनकलाबी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस बाकायदगी से करते थे, इसलिए लोग बॉक्सर्स कहलाए। बॉक्सर्स के मुतालिक यह भी मशहूर किया गया कि देवताओं की खास मेहरबानी की वजह से इन पर तलवारें या नेज़े असर नहीं करते। जब भोले भाले आवाम को यकीन होने लगा कि वाकई इन इनकलाबियों पर देवताओं की नजर करम है, तो वो जौक दर जौक इनके साथ शामिल होने लगे। क्योंकि हकीकत यह है कि जब इनकलाब की हवा चलती है तो लोग सच और झूठ का फर्क भूल जाते हैं और उसी शख्स को पसंद करते हैं जो इनके दिल की बात कह रहा हो। और यही चीन में हुआ। चीनी लाखों की तादाद में बॉक्सर्स के साथ शामिल हो गए। बॉक्सर्स ने गैर मुल्कियों के बनाए गए चर्च जला दिए और ईसाई मिशनरियों का कत्लेआम शुरू कर दिया। हजारों चीनी ईसाई और मिशनरी भागकर पीकिंग चले गए और सिफारती इलाके में पनाह ले ली। तिनजिन में तैनात गैर मुल्की फौजें इनकी मदद के लिए भेजी गई, मगर बॉक्सर्स ने हमला करके इन फौजियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यहां एक दिलचस्प हकीकत यह भी है कि जिन बॉक्सर्स ने गैर मुल्की फौजियों पर हमला किया, इनमें ज्यादातर चीनी मुसलमान थे जो मजहबी इख्तिलाफ के बावजूद अपने हम वतनों के साथ इस इनकलाब में भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे थे। अब सूरत हाल यह थी कि हजारों गैर मुल्की पीकिंग के सिफारती इलाके में फंसे थे और बॉक्सर्स ने इन्हें घेर रखा था। फरार के तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। चीन पर उस वक्त मलका ड्वागर ची शी की हुकूमत थी। ये चालाक मलका हालात के मुताबिक फैसले करती थी। जब तक बॉक्सर्स इनकलाब मजबूत नहीं हुआ था, मलका इनकलाबियों को बागी कहती रही। लेकिन जैसे ही इनकलाबी पीकिंग के करीब पहुंचे तो वो बागियों के साथ मिल गई और अपनी फौज को भी इनकलाबियों की मदद का हुक्म दे दिया। बॉक्सर्स और चीनी फौजियों ने 20 जून सन 1900 में सिफारती इलाके पर धावा बोल दिया। सबसे पहले एक फ्रांसीसी फौजी मारा गया, फिर एक बरतानवी प्रोफेसर को पकड़कर इसका सर तन से जुदा कर दिया गया। यह कटा हुआ सर सिफारती इमारतों के सामने एक दरवाजे पर लटका दिया गया। इनकलाबी बहुत जज्बाती थे। लगता था कि इनका जुनून सब कुछ बहा कर ले जाएगा, लेकिन यह जज्बा जदीद टेक्नोलॉजी के सामने फेल हो गया। लेकिन जुग्राफिया इनके हक में था, क्योंकि यह एक तंग इलाका था जिसमें हमलावर सिर्फ सामने से आ सकते थे और वो भी बहुत थोड़ी तादाद में। गैर मुल्की फौजियों ने इसका भरपूर फायदा उठाया और अपनी पोजीशन मजबूत बना ली। लेकिन इस मामले में इन्हें महसूरीन में मौजूद औरतों से बहुत मदद मिली। इन औरतों ने इलाके में पड़ी हुई रेत को बोरियों में भरकर 1000 बोरियां एक ही दिन में तैयार कर दी। इन बोरियों को सिफारती इलाके के गिर्द रखकर इसे बंकर की शक्ल दे दी गई और यूं चीनियों के लिए महसूरीन पर फायरिंग करना और भी मुश्किल हो गया, जबकि गैर मुल्की फौजी बोरियों की आड़ से चीनियों को बासानी निशाना बना सकते थे। चुनांचे जब लड़ाई शुरू हुई तो पहले ही दिन सैकड़ों चीनी मारे गए। यहां यह हकीकत भी दिलचस्पी से खाली नहीं है कि चीनी अवाम जो समझते थे कि बॉक्सर्स पर हथियार असर नहीं करते, वो इनकलाबियों को मरते देखकर भी पीछे नहीं हटे। इनकलाबियों ने इन्हें यह कहकर तसल्ली दे दी कि मरने वालों का देवताओं पर ईमान कमजोर था, इसलिए वो मारे गए। यूं चीनी अवाम डटे तो रहे, लेकिन सर तोड़ कोशिशों के बावजूद भी सिफारती इलाका इनके हाथ ना आया। मैसूरीन को मालूम था कि उन्होंने हथियार डाल दिए तो मुश्तिल अवाम इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो सर पर कफन बांध कर लड़ रहे थे और किसी तरह भी हथियार डालने पर तैयार नहीं थे। इस दौरान 16 जुलाई को एक खौफनाक वाकया पेश आया।
आलमी अखबारात में यह खबर शाया हुई कि चीनी अवाम ने सिफारती इलाके में दाखिल होकर तमाम महसूरीन को कत्ल कर दिया है। इस खबर पर यूरोप और अमेरिका में इश्तियाल फैल गया। जर्मनी के बादशाह कैसर ने तो 30,000 फौज चीन भेजकर पीकिंग को जमीन के बराबर करने की धमकी दे डाली। फिलिपाइन में मौजूद अमेरिकी फौज को भी पीकिंग की तरफ पेशकदमी का हुक्म दे दिया गया। ताहम कुछ दिन बाद दुनिया को मालूम हो गया कि यह खबर जाली थी, लेकिन इस जाली खबर ने आलमी ताकतों को सूरत हाल की संगीनी का एहसास दिला दिया और इन ममालिक ने महसूरीन की मदद के लिए फौजें भेजने का ऐलान कर दिया। लेकिन इस दौर में बड़ी ताकतों के पास भी लड़ाका तैयारे थे, ना हेलीकॉप्टर या तेज रफ्तार बहरी जहाज। यह तय था कि इमदादी फौजों को चीन पहुंचने में महीनों लग जाएंगे। तब तक महसूरीन की तबाही यकीनी थी। इसलिए महसूरीन की आखिरी उम्मीद तिनजिन में मौजूद गैर मुल्की फौज थी, जो दोबारा पीकिंग पर हमले की तैयारी कर रही थी। इस फौज के इंतजार में महसूरीन के हौसले पस्त होने लगे। इनके पास खुराक और असलहे का जखीरा भी तेजी से खत्म हो रहा था। इस मुहासरे में सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि गोरे यहां भी नस्ल परस्ती का बदतरीन मुजाहरा कर रहे थे। वो खुद तो खुराक के जखीरे से पेट भर कर खाना खा रहे थे, लेकिन इनके साथ साथ पनाह लेने वाले चीनी ईसाइयों को चंद लुकमों पर खाया जा रहा था। नतीजा ये निकला कि सैकड़ों ईसाई चीनी भूख से मर गए। उधर हमलावर चीनियों के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो रहा था। एक तरफ आलमी ताकतों की फौजों के चीन के रुख करने की खबर गर्म हो रही थी, तो दूसरी तरफ तिनजिन में गैर मुल्क की फौज की वापसी का खतरा भी मंडला रहा था। इन हालात में चीनी इनकलाबियों ने महसूरीन को बाहर निकालने के लिए सिफारती इलाके के करीब एक लाइब्रेरी को आग लगा दी, लेकिन यहां भी चीनियों के देवता इनके किसी काम न आए। हवा का रुख बदलने से शोलों का रुख हमलावरों की तरफ हो गया। इस पर मजीद सितम यह हुआ कि महसूरीन ने आग लगाने वाले कई हमलावरों को गोली मार दी। उन्होंने चंद हमलावरों को जिंदा भी पकड़ा और बाद में शूट कर दिया। मुहासरे में कैद गैर मुल्कियों की मदद के लिए तिनजिन की फौज रवाना हो चुकी थी। इस पर बॉक्सर्स हमले कर रहे थे, लेकिन पिछली दफा के बरक्स इस बार ये हमले नाकाम हो रहे थे। जल्द ही बॉक्सर्स ने भांप लिया कि इत्तेहादी फौज घेरे में आए गैर मुल्कियों तक पहुंचकर ही दम लेगी। चुनांचे चीनियों ने महसूरीन पर आखिरी हमले का फैसला कर लिया। पूरा शहर सिफारती इलाके पर चारों तरफ से टूट पड़ा, लेकिन चीनियों के ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद सिफारती इलाके में मैसूर फौजियों को शिकस्त नहीं दी जा सकी। ये लड़ाई जारी थी कि अचानक खामोशी छा गई। हुआ ये कि हमलावर चीनियों को जैसे ही इत्तला मिली कि इत्तेहादी फौजें इनके पीछे पहुंच चुकी हैं, तो वो शहर में तितर बितर हो गए। बैरूनी फौज में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस और जापान के सिपाही शामिल थे। कुछ ही देर में ये फौज मैसूरीन तक पहुंच गई। मैसूरीन 55 दिन बाद असाब शिकन लड़ाई से टूटने के करीब थे, लेकिन मदद पहुंचते ही मैसूरीन खुशियां मनाते हुए बाहर आए और फौजियों को गले लगाने लगे। अगरचे इस लड़ाई में गैर मुल्कियों के मुकाबले में चीनियों का भारी नुकसान हो चुका था, हुकूमती ओहदेदार तक फरार हो चुके थे और दारुल हुकूमत मुकम्मल तौर पर गैर मुल्कियों के रहमो करम पर था, फिर भी गैर मुल्की फौजों ने चीनी कौम से भरपूर इंतकाम लिया। उन्होंने पीकिंग पर कब्जा कर लिया और शहर में लूट मार शुरू हो गई। चीनी शाही खानदान का वो महल जिसे गैर मुल्की फॉरबिडन सिटी या ममनुआ शहर कहते थे और जहां 5 सदियों से आम लोगों का दाखिला मना था, इसे जर्मनों ने अपना हेडक्वार्टर बना लिया। महल को बेदर्दी से लूट लिया गया, हत्ता कि शहर में मौजूद बुद्ध इबादत गाहें भी लूट मार से महफूज न रही। चीन की मलका, जो रेशमी लिबास पहनने और कम ख्वाब के बिस्तरों पर सोने की आदी थी, इसे मजदूरों वाला लिबास पहनकर दारुल हुकूमत से फरार होना पड़ा। अगरचे मलका 2 बरस बाद लौट आई, लेकिन तब तक चीन में सब कुछ बदल चुका था। अब चीन का दारुल हुकूमत अमली तौर पर गैर मुल्कियों के कंट्रोल में था और मलका की हैसियत भी आखिरी मुगल ताजदार बहादुर शाह जफर जैसी हो चुकी थी। यानी अमली तौर पर मलका गैर मुल्कियों की कैदी थी। इन्हीं लोगों के दबाव पर मलका ने बॉक्सर्स को गद्दार करार देकर कत्ल करवाना शुरू कर दिया। हजारों बॉक्सर्स के सर तन से जुदा कर दिए गए और यूं चीन का पहला इनकलाब अपने अंजाम को पहुंचा। लेकिन चीनी अवाम के दिलों में आज़ादी की जो तड़प पैदा हो चुकी थी, वो फिर खत्म ना हो सकी। 1908 में चीनी मलका का इंतकाल हुआ। इसके 3 ही साल बाद चीनी फौज और अवाम ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया। फॉरबिडन सिटी के दरवाजे अवाम के लिए खुल गए। यूं बॉक्सर्स इनकलाब के खात्मे के सिर्फ 11 साल बाद चीन में दूसरा इनकलाब आ गया। लेकिन कौमों की तारीख में कोई इनकलाब हतमी आखिरी नहीं होता।
इनकलाब असल में एक रोमांस का नाम है जो मुसलसल तब्दीली चाहता है, और ज़्यादातर इसे इस बात से भी गर्ज नहीं होती कि इनकलाब का नतीजा क्या हो, क्योंकि इनकलाब नौजवानों का इश्क होता है जो फौरी तब्दीली चाहते हैं। इनकलाब का जश्न मनाने वाली चीनी कौम को नहीं मालूम था कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। चीन के इनकलाब की कहानी अभी जारी है। अगली किस्त में आपको दिखाएंगे कि चीन की आज़ादी और इसे एक ताकतवर कौम बनाने का ख्वाब असल में किसने देखा था। वो कौन था जिसने माओ ज़ेतुंग की तजवीज़ मुस्तरद करके दुनिया के तवील तरीन लॉन्ग मार्च का हुक्म दे दिया, और लॉन्ग मार्च करने वालों पर क्या बीती। ये सब तो होगा अगली किस्त में। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि चीन हकीकत में कितना ताकतवर है तो यहां क्लिक कीजिए, और ये जानना चाहते हैं कि तालिबान को किसने बनाया तो यहां क्लिक कीजिए।